हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पास्कल के नियम को, और साथ ही में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आर्किमिडीज के सिद्धांत को। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, या फिर कह सकते हैं तैरने के नियम को, और साथ ही देखेंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने दाब के बारे में चर्चा किया था। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए। हो सकता है आप इस वीडियो को ज़्यादा समझें। तो आइए बच्चों, हम चर्चा करते हैं पास्कल के नियम को। पास्कल का नियम क्या है? पास्कल का नियम, ध्यान से समझिए। पास्कल का नियम यानी पास्कल ने क्या कहा था, ठीक है ना। तो पास्कल कहा था कि यदि किसी वस्तु, यानी ध्यान से समझिए, यहाँ हम लिख देते हैं यदि किसी बंद बर्तन या बीकर में, बंद बर्तन में किसी द्रव को भरा जाए तो वह सभी दिशा में एक समान दाब लगाता है। एक समान क्या करता है? दाब लगाता है। यानी आप किसी बर्तन में क्या कीजिए, तो द्रव को भर दीजिए। तो उस बर्तन का जो सतह होगा चारों तरफ, उस सतह पर उसमें भरे गए द्रव द्वारा समान दिशा में और समान बल लगेगा, यानी सभी दिशा में बराबर बल लगेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक इस प्रकार का बीकर है, ठीक है ना। एक इस प्रकार का बीकर है, और इस बीकर में हम क्या किए, पूरा लिक्विड से इसको हम भर दिए, पूरा द्रव से इसको क्या किए हैं, भर दिए हैं, ठीक है। भर दीजिए पूरा द्रव से इस लिक्विड को, ठीक है। इस बीकर को पूरा द्रव से हम क्या किए हैं, भर दिए हैं। और एक छेद यहाँ कीजिए, ठीक है। एक छेद यहाँ करते हैं, एक छेद यहाँ करेंगे, एक छेद यहाँ करेंगे, और एक छेद यहाँ करेंगे। तो सवाल है कि पास्कल बोला था कि किसी बंद बर्तन में, यानी ये बर्तन तो बंद है, इस बंद बर्तन में आप किसी द्रव को भर दीजिए। तो यह द्रव जो है इसके सतह पर, इस पूरे सतह पर बराबर बल लगाएगा, यानी जितना दाब इधर लगाएगा उतने दाब इधर लगाएगा, उतने दाब इसमें भी उतने दाब इसमें भी। तो यानी कहने का यहाँ से जो पानी निकलेगा वह पानी बराबर मात्रा में निकलेगा, यानी जितना प्रेशर से यहाँ निकलेगा उतने प्रेशर से यहाँ पानी निकलेगा, ठीक है ना। उतना पानी से यहाँ प्रेशर निकलेगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप इसमें याद रखिए, पास्कल के नियम में एक चीज़ याद रखिए कि पास्कल का नियम दोनों पर काम करेगा, द्रव और गैस, यह दोनों पर काम करता है पास्कल का नियम। सिर्फ द्रव पर ही नहीं, द्रव के साथ साथ गैस पर भी काम करता है। जैसे कहने का मतलब, इस बर्तन में आप क्या कीजिए, या फिर एक बैलून लीजिए और उस बैलून में हवा को क्या कीजिए, पूरी तरह से भर दीजिए। और पूरी तरह हवा से भरने के बाद तो समान बैलून पर हवा का प्रेशर यानी दाब जो होगा सभी दिशा में एक समान लगाएगा। अब सवाल है बच्चों कि उस बैलून को आप भिन्न भिन्न जगहों पे क्या कीजिए, छेद कीजिए। तो भिन्न भिन्न जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आप उस बैलून को छेद कीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि पूरे छेद से, यानी सभी छेद से, जहां आप छेद किए हुए हैं सभी छेद से एक ही स्पीड से, यानी एक ही प्रेशर से वायु निकलेगा, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से ज़ोर से फुस निकलेगा और यहाँ से धीरे आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे बैलून का जो हवा का निकलेगा, क्योंकि हवा, पास्कल का कहना है कि हवा समान दिशा में समान प्रेशर लगाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ये था
किसका नियम? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना कॉन्सेप्ट रखिए कि आप किसी भी बंद बीकर में या बंद बर्तन में हवा को या फिर किसी तरल पदार्थ को क्या कीजिए? भर दीजिए। और तरल पदार्थ को भरने के बाद वह तरल पदार्थ जो है सभी दिशा में एक समान बल लगाएगा। ठीक है ना? आप इस प्रयोग को देख के स्पष्ट करवा सकते हैं या फिर बैलून को देखकर आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या कहा था। आइए बच्चों बात कर ले आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, इसको हम मिट देते हैं। बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए बच्चों बात कर ले आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत जानने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। छोटी सी कहानी है क्या? तो सबसे पहले बच्चों कि आर्किमिडीज का जो जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था 287 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? हम यहाँ जन्म लिखते हैं। जन्म हुआ था 287 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना? और उनकी मृत्यु जो हुआ था, ध्यान से समझिए, उनकी मृत्यु जो हुआ था वह 212 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है ना? जन्म हुआ था 287 ईस्वी पूर्व और उनकी मृत्यु जो हुआ था 212 ईस्वी पूर्व। सवाल है हाँ कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है यह यूनान में हुआ था। कहाँ? यूनान। यानी यह जो थे यूनानी वैज्ञानिक थे। आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूनानी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। और यूनान में कहाँ? तो या लिख लीजिए, यूनान में हुआ था सिसाइनी साइराक्यूज। सिसाइनी साइराक्यूज में हुआ था। ठीक है ना? यूनान में एक जगह का नाम है सिसाइनी साइराक्यूज। ठीक है ना? आर्किमिडीज का जन्म जो हुआ था 287 ईस्वी पूर्व, मृत्यु 212 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था। किस शहर में? तो सिसाइनी साइराक्यूज शहर का नाम है। इसी शहर में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब ध्यान से समझिए कि इन्होंने आर्किमिडीज यानी अपना सिद्धांत कैसे दिया था। तो इनके जीवन में एक घटना घटी थी। वह घटना थी कि इसमें सिसाइनी साइराक्यूज जो जगह है वहाँ का राजा था हीरो। राजा हीरो ने एक अनाउंसमेंट किया था। वह अनाउंसमेंट क्या था बच्चों? वह अनाउंसमेंट था कि मेरे सर का जो मुकुट है उस मुकुट में लगे हुए सोने असली है या नकली। इस बात का जो हमको स्पष्ट करा देगा कि मेरे मुकुट में लगे हुए सोने असली हैं या नकली, जो हमको संतुष्ट करवा देगा कि असली है या नकली, मैं उसको क्या करूँगा? इनाम दूंगा। इस बात की जानकारी आर्किमिडीज को हुई। ठीक है ना? और उनका मन बौखला गया यह पता करने के लिए कि कैसे हम पता करें कि उनके मुकुट में, राजा हीरो के मुकुट में जो लगा आभूषण सोना है वह असली है या नकली। इस बात से वो बौखला कर, उनको नींद नहीं आ रही थी और वह चले गए नदी में नहाने के लिए। जैसे ही नदी में नहाते रहे थे तो नदी में नहाते वक्त उनको अपने भार में एक आभासी कमी महसूस हुई। जब कुछ दूर और अंदर गए तो उनको एक लगने लगा, एहसास होने लगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में जब जाती है तो उसके भार में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है।
यह बात उनके दिमाग में खटकने लगी और नहाना धोना छोड़कर चिल्लाने लगे, क्या? यूरेका यूरेका यूरेका। अब यूरेका शब्द समझिए, उन्होंने यूरेका क्यों बोला? यूरेका का मतलब होता है, यूनान की भाषा में यूरेका का मतलब होता है, यहाँ हम लिख देते हैं यूरेका। उन्होंने क्या चिल्लाया? यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। यानी जैसे ही वह नदी में नहा रहे थे तो उनके भार में एक आभासी कमी हुई। फिर अंदर जाके देखे, लगने लगा कि उनके भार में एक यानी 100% आभासी कमी होती है। वो समझ गए कि अब इसका पता हमको कैसे करना है। तो वह दौड़ के नंगे पैर, नंगे होकर, बुक में लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ बच्चों कि नंगे होकर गली में दौड़ते हुए आए और उनके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, यूरेका यूरेका यूरेका। यानी मैंने ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। ठीक है ना? तो अब सवाल है क्या ढूंढ लिया? ठीक है ना, क्या ढूंढ लिया? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हम यहाँ लिख देते हैं। आर्किमिडीज का कहना है यहाँ, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी होती है, एक आभासी कमी होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। यही है बाबू आर्किमिडीज का सिद्धांत, यही बात बोला था। ठीक है ना? और यही खोजा था कि जब किसी वस्तु को हम पानी में या तरल पदार्थ में उसमें डुबाते हैं तो उस वस्तु में आपको एक आभासी कमी होती है। वह आभासी कमी जो होगी कितना होगी? तो जितना उस वस्तु के द्वारा द्रव हटाया जाएगा उसी द्रव के बराबर होगी। ठीक है ना? आइए इस चीज़ को एक प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करवाते हैं। ठीक है, आप फिलहाल इस चीज़ को नोट कर लीजिए, यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि क्या सच्ची में जब हम किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में आभासी कमी होती है। आइए बच्चों इसको लिख लीजिए। हाँ आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन। यानी आर्किमिडीज क्या बोला था कि किसी वस्तु को आप किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाइए तो उसके भार में एक आभासी कमी होती है, वह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ध्यान से समझिए। तो हम क्या किए हैं, ये लिए हैं कमानीदार तुला। ये आपका क्या है? तो ये है कमानीदार तुला है, यानी तर्जू, काटा वाला तर्जू। ठीक है ना, काटा वाला तर्जू। ये है आपका कमानीदार तुला। ये है धातु, ये क्या है? धातु। ठीक है, मान लीजिए ये जो धातु है, अभी मान लीजिए हम ऐसे बताने के लिए, आपको स्पष्ट समझाने के लिए क्या केजी का लिए है? 5 केजी का। कितना केजी का? 5 केजी का। अभी यह धातु कितना केजी का है? 5 केजी का है। अब इस धातु को क्या करेंगे? तो एक भरे हुए टब, ये देखिए कमानीदार तुला, ये आपका धातु, ये पानी से भरा हुआ टब, पानी से भरा टब। ठीक है ना, और ये दूसरा बीकर, ये दूसरा बीकर ला लिया। ठीक है ना, ताकि और पानी से पूरी तरह से ये टब भरा हुआ, ये टब जो है पानी से पूरी तरह भरा हुआ। अब बच्चों बताइए कि पाया गया इस कंडीशन में कि यह जो वस्तु 5 केजी का था, जब इस वस्तु को पानी में डुबाया गया
तो पानी निकल कर कुछ पानी इसमें आके क्या हो गया, जमा हो गया, ठीक है ना। जैसे ही इस भरे हुए टब में हम इसमें डाले थे तो कुछ पानी बाहर गिरकर दूसरे टब में क्या हो गया, जमा हो गया। और हमको कमानीदार तुला सिग्नल दिया क्या केजी का, 3 केजी का। यानी यह वस्तु अब बताया क्या केजी का, 3 केजी का। ध्यान से समझिए, क्या केजी बताया, 3 केजी बताया। था कितना केजी का, 5 केजी का। जब इस टब में डाले तो कितना बताया, 3 केजी। इसका मतलब है कि 2 केजी का भार कम गया है, उसके भार में कमी आई है। तो यह कमी किसके बराबर होगी, तो इस टब में, यानी इस टब में जितना पानी गिरा है उसके पानी के बराबर। तो भार में जो कमी, देखिए पहले था कितना केजी का, 5 केजी का, अब कितना केजी का दिख रहा है, 3 केजी का। इसका मतलब है कि 2 केजी कहाँ गया, तो 2 केजी जो है वह पानी गिराया होगा। क्या गिराया होगा, पानी। जब इस पानी को मापा गया तो पक्का कितना केजी का निकला, 2 केजी का निकला। यानी इससे प्रमाणित हुआ कि किसी भी वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाएंगे तो उस वस्तु के भार में कमी होगा, वह कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। इसलिए ध्यान से समझिए, कुइयाँ में पानी भरे हैं बाल्टीन से, कुइयाँ में जब बाल्टीन से पानी भरते हैं तो वह बाल्टीन जब कुआं में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है तो रस्सी खींचते हैं तो बड़ा हल्का लगता है, नहीं लगता है, बहुत हल्का लगता है कुआं से पानी बाल्टी खींचने में। जब वह बाल्टी पूरी तरह से कुएं के पानी में डूबो हो और जैसे ही वह बाल्टी अपने तल से, पानी के तल से ऊपर आती है तो खींचना बड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, यानी वास्तविक भार में आ जाता है। इसलिए भार उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यानी इस प्रयोग का आप स्पष्टीकरण कहाँ देख सकते हैं, तो कुएं से पानी निकाल कर। या फिर क्या कीजिए, एक बड़का पत्थर को किसी नदी में डुबाइए, तो जब वह बड़ा पत्थर नदी में डूबा हुआ है तब उसको उठाइए। तो उस समय उठाते समय आपको हल्का होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको उठाकर नदी के पानी से बाहर कीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। यह किसका नियम है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि उस वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव है वह द्रव इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है ना। ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उत्प्लावन बल क्या है, ठीक है ना। उत्प्लावन बल, अगला हेडिंग दीजिए और लिखिए उत्प्लावन बल क्या है। इसको नोट कीजिए, फिगर बनाइए, ठीक है ना। और बात करते हैं उत्प्लावन बल को। आइए बच्चों, बात कर लेते हैं उत्प्लावन बल क्या है। ध्यान से आप समझिए उत्प्लावन बल को। अभी हम एक बीकर लिए हैं, अगर आप आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझते हैं तब आपको यह उत्प्लावन बल समझ में आएगा। मान लीजिए यह यहाँ तक पूरी तरह से पानी से क्या है, भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ पूरी तरह से, ठीक है ना। ये पानी से भरा हुआ है, ध्यान से समझिए। तो पूरी तरह से यह जब पानी से भरा हुआ है और जब इसमें हम कोई वस्तु को क्या करेंगे, डुबाएंगे, ये वस्तु है हमारा, कोई वस्तु को डुबाएंगे तो ध्यान से समझिए, यहाँ 2 बल कार्य करेगा। एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा और दूसरा बल इसके द्वारा हटाया गया जो यानी द्रव होगा उस द्रव के द्वारा एक ऊपर की ओर बल लगेगा। यानी इस द्रव के द्वारा एक ऊपर की ओर बल लगेगा और इस वस्तु के द्वारा एक बल नीचे लगेगा, ठीक है ना। 2 बल काम करेगा, एक वस्तु के द्वारा भार के कारण नीचे की ओर बल लगाएगा और एक इस द्रव के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाएगा, ठीक है ना। ऊपर की ओर क्या लगाएगा, बल, जिसके कारण इसमें डूबा हुआ वस्तु जब उठाते हैं या फिर बाल्टी को खींचते हैं तो कैसा प्रतीत होगा, हल्का प्रतीत होता है, इसी बल के कारण, क्योंकि एक बल द्रव भी लगाता है ऊपर की ओर। तो बाबू इस द्रव की ओर ऊपर की ओर लगाया गया बल ही क्या कहलाता, उत्प्लावन बल कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। ध्यान से समझिए, उत्प्लावन बल की परिभाषा बोलते हैं, जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु को, जब किसी
वस्तु को पानी या तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो उस द्रव या तरल पदार्थ के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। आप इस चीज़ को नोट कीजिए, कहते हैं। ध्यान से यहाँ समझिए। दो कंडीशन, वस्तु भार के कारण नीचे की ओर बल लगाएगा और विस्थापित द्रव आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये द्रव ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो यही जो ऊपर की ओर बल लगा रहा है, इसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है ना। और ये हुआ वस्तु द्वारा लगाया गया बल, यानी इस बल को कहेंगे वस्तु द्वारा लगाया गया बल। दो बल काम करेगा, एक बल उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लगेगा और दूसरा बल वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है ना। तो ऊपर की ओर जो बल लगाया गया जा रहा है उसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है ना। आप इस चीज़ को आराम से नोट कीजिए और इसको डिटेल्स में अभी समझा रहे हैं। आइए बाबू, बात कर लेते हैं कि ये जो उत्प्लावन बल था, इससे 3 गो शर्त उत्पन्न होगा। कौन सा शर्त? तो ध्यान से समझिएगा। पहला शर्त के लिए हम फिगर बनाते हैं कि जब कोई वस्तु, यानी ये जो बीकर है, यानी मतलब इस द्रव में कब पूरी तरह डूब जाएगा, यानी नीचे कब आ जाएगा, तल पर कब आ जाएगा। ठीक है ना। इसको कहते हैं कब डूबेगा। और दूसरा शर्त है कि आधा वो कब डूबेगा। आधा यानी यहाँ रहेगा, वस्तु यहाँ रहेगा, यह पूरा द्रव से भरा हुआ है, तल में नहीं आएगा। ठीक है। और यह वस्तु तल में आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा द्रव से क्या है? भरा हुआ। पहला कंडीशन, ये वस्तु है, यह वस्तु नीचे तल में कब आ जाएगा, बीच में कब रहेगा, बीच मतलब तल से नीचे। और तीसरा कंडीशन है कि वस्तु, जैसे यहाँ तक पानी है, यहाँ तक क्या है? पानी है, इस पानी के ऊपर कब तैरते रहेगा, इस चीज़ को समझिए। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि वस्तु कब पूरी तरह डूब जाएगी, कब अंशतः डूबेगी और कब पूर्णतः तैरते रहेगी। यानी हम तीनों शर्त को लिख देते हैं। यह है एक केस। केस एक में है पूर्णतः डूब जाती है, पूर्णतः डूब जाती है, यानी कब वस्तु पूर्णतः डूबेगी, कब वस्तु अंशतः डूबेगी, अंशतः डूब जाती है, और कब वस्तु पूर्णतः तैरते रहेगी, तैरते रहती है। आप इस तीनों समझिए। यानी किस हालात में हम पूरी तरह या कोई वस्तु पूरी तरह सतह पर आ जाएंगे, यानी पूरी तरह डूब जाएंगे। कब वस्तु आधा गो डूबेगा, आधा गो ऊपर आधा गो, यानी जिसको कहते अंशतः, यानी पूरा पूरा नहीं डूबेगा, आधा गो डूबेगा आधा गो ऊपरे रहेगा, इसको कहेंगे अंशतः। कब अंशतः डूबती है। और कब वस्तु पूर्णतः तैरते रहेगी, यानी पूरे सतह को ऊपर रहेगी। तो ध्यान से समझिए। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोया जाता है तो उस पर दो बल काम करता है। एक बल जो ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, दूसरा बल जो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। तो ध्यान से समझिए, हम यहाँ दोनों बल को लिख देते हैं।
यानी पहला लिखते हैं वस्तु द्वारा लगाया गया बल, वस्तु द्वारा लगाया गया बल, जिसको हम क्या लिखेंगे तो W1, मान लीजिए वह क्या है W1 है, ठीक है। और द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, जिसको हम लिखते हैं W2, ठीक है ना। यानी यह पहला बल है जो नीचे की ओर लगा रहा है वस्तु के द्वारा, और यह दूसरा बल है जो द्रव लगा रहा है ऊपर की ओर। अभी कुछ देर पहले हमने इस चीज़ की चर्चा की है। अब ध्यान से समझिए कि शर्त ए में क्या होगा, यानी क्या शर्त है कि वस्तु पूर्णतः डूब जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब W1 का वैल्यू बड़ा हो जाए किससे, W2 से, इस चीज़ को नोट कीजिए। यानी शर्त 1, पहला 1 है पूर्णतः डूब जाएगी। तो वस्तु कब पूर्णतः डूब जाएगी, तो जब पहला बल मतलब वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल है वह बल अगर ज़्यादा हो और द्रव द्वारा लगाया गया बल कम हो, तो इस हालात में क्या होंगे, वह वस्तु पूर्णतः डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वस्तु पर ऊपर से नीचे की ओर ज़्यादा बल काम कर रहा है और इधर से ऊपर से नीचे यानी W1 ज़्यादा काम कर रहा है और W2 कम काम कर रहा है। यानी ऊपर से हुमच रहे हैं और नीचे से हल्का फुसफुस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वह ज़्यादा काम करेगा। तो यह ज़्यादा काम करता है और एक बार काम करते करते तली में आके बैठा देता है, ठीक है। इस चीज़ को समझे, ध्यान से समझिए। इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं कि वस्तु द्वारा लगाया गया बल और बल का मान द्रव द्वारा लगाए गए बल के मान से क्या हो, अधिक हो। वस्तु द्वारा लगाए गए बल द्रव द्वारा लगाए गए बल से क्या हो, अधिक हो। तो इस हालात में वस्तु पूर्णतः क्या होगी, डूब जाएगी। आप इस चीज़ को लिख लीजिए। दूसरा कंडीशन है बी नंबर, यानी यह बी है और यह क्या है, सी है। तो इस कंडीशन में कब तैरते रहेगी, तो ध्यान से समझिए बच्चों, जब W1 का वैल्यू W2 के वैल्यू के बराबर हो जाए। यानी ध्यान से समझिए, जब ये हालात होगी यानी पहला बल और दूसरा बल दोनों बल आपस में बराबर हो, तब वह वस्तु पूर्णतः नहीं और अंशतः क्या होगी, डूबेगी। यानी पूरा नहीं डूबेगी, अंशतः डूबेगी, आधा ऊपर आधा नीचे रहेगी। तो ध्यान से समझिए, यहाँ हम भाषा बोल रहे हैं। यदि वस्तु द्वारा लगाया गया बल और द्रव द्वारा ऊपर की ओर, वस्तु द्वारा लगाया गया नीचे की ओर बल और द्रव द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल, दोनों बल का मान जब आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में वस्तु क्या होती है, अंशतः तैरती है। आपसे सवाल पूछेगा कि वस्तु किस अवस्था में अंशतः तैरेगी, जब दोनों बल यानी वस्तु द्वारा लगाया गया नीचे की ओर बल और द्रव द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उस हालात में, उस स्थिति में वह वस्तु अंशतः पानी में डूबती है। अब तीसरा सवाल है बच्चों, तीसरा कंडीशन है सी वाला। सी शर्त कहना है कि कोई वस्तु पूरी तरह ऊपर में कब काम करेगा, कोई वस्तु ऊपर में पूरी तरह से, यहाँ लिखते हैं सी नंबर, कोई वस्तु पूरी तरह ऊपर कब जाएगा, तो जब W1 कम हो जाए W2 से, यानी सी नंबर स्थिति है। यानी कहने का मतलब है कि जब पहला बल कम हो और दूसरा बल ज़्यादा हो। दूसरा बल कहने का मतलब है कि द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या हो, अधिक हो, और वस्तु द्वारा लगाया गया बल W1 कम हो। इस हालात में वह वस्तु पूर्णतः पानी के ऊपर तैरते रहेगी, ठीक है। यह तीनों शर्त समझ में आए। आप इस तीनों शर्त को याद रखिए, ठीक है ना। और ध्यान से समझिए, जैसे कहने का मतलब है, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए कि क्या होगा। यहाँ हम सवाल लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन, और कमेंट में हमको जवाब चाहिए। सवाल है कि वस्तु द्वारा जब किसी वस्तु को पानी में
डुबाते हैं तो उसके द्वारा नीचे की ओर लगा बल 50 न्यूटन है और ऊपर की ओर लगा बल यदि 60 न्यूटन है तो क्या होगा, तो क्या होगा। यानी इस तीनों स्थिति में से कौन सी स्थिति आएगी, आप सिर्फ ए बी सी ऑप्शन लिख के भेज सकते हैं। अगर यह आ रहा है तो आप ए लिख के भेजिए, यह कंडीशन आ रहा है तो आप बी लिख के भेजिए, यह कंडीशन आ रहा है तो आप सी लिख के भेजिए। हाँ, अगर तीनों नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस यानी डी लिख के भेज सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ को समझ में आ रहा है। तो ये था बल के आधार पर, यानी कोई वस्तु पानी में कब तैरेगी या कब डूब जाएगी, ये किसके आधार पर था, बल के आधार पर। अब हम बताने वाले हैं घनत्व के आधार पर। घनत्व भी इसके लिए जिम्मेवार है। यानी कहने का मतलब ये तो बल था कि बल समझे, जिसका बल यानी अगर नीचे से बल अधिक रहेगा तो वस्तु ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर का बल ज़्यादा रहेगा तो वस्तु नीचे आ जाएगा, और दोनों बल बराबर रहेगा तो वस्तु बीचे में रहेगा। आप शॉर्टकट समझ जाइए। नीचे से बल लगाएगा यानी नीचल का बल ज़्यादा रहेगा तो वस्तु ऊपर जाएगा, ऊपर का बल ज़्यादा रहेगा तो वस्तु नीचे आ जाएगा, और दोनों बल बराबर रहे तो वस्तु बीचे में रहेगा, यानी ना ऊपर तैरेगा और ना तल में बैठेगा, बीच में रहेगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं घनत्व का, यानी किसी वस्तु को तैरने के लिए या डूबने के लिए घनत्व भी जिम्मेवार है। घनत्व को समझते हैं। आइए बच्चों, द्रव की जो उत्प्लावकता है यह उसके घनत्व पर भी निर्भर करती है। ठीक है ना। किस पर निर्भर करती है, घनत्व पर। अभी इससे थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि द्रव की जो उत्प्लावकता है ना उसके बल पर भी निर्भर करती है, उसके बल पर निर्भर करती है। और हम दूसरी बार बता रहे हैं कि द्रव की जो उत्प्लावकता है वह उसके घनत्व पर भी निर्भर करती है। आप इस चीज़ को समझिए, घनत्व को, घनत्व किसको कहते हैं। तो हम पिछले वीडियो में घनत्व की थोड़ी सी चर्चा की थी कि बाबू घनत्व का मतलब होता है बिल्कुल घना, यानी इतना घना कि उसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं हो। हम एग्जाम्पल लिए थे रुई और लोहा का। तो रुई और लोहा में किसका घनत्व अधिक होगा। तो बच्चों रुई को चाप के और छोटा किया जा सकता है, लेकिन लोहा को चाप कर और छोटा किया नहीं जा सकता, वो बिल्कुल चपाइल है। यानी कहने का मतलब है कि घनत्व उसका अधिक होगा जो एकदम पूरा कुचाइल होगा, अब उससे ज़्यादा वह कुचा नहीं सकता है। ठीक है ना। उसको यानी जो सबसे अधिक कुचाइल है, कुचाइल मतलब समझते हैं ना, पूरा एकदम ठुस्सल है, अब उसमें कहीं जगह नहीं होगा, उसको कहते हैं अधिक घनत्व वाला। और जो और ज़्यादा और कुचा सकता है, ठीक है ना, और दबा सकता है, उस कम घनत्व। ये तो था नॉर्मल भाषा में घनत्व का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे उसकी चर्चा। फिलहाल अभी समझिए घनत्व। घनत्व मतलब होता है कि जो अधिक घना हो। ठीक है ना। जैसे पानी और तेल में किसका घनत्व अधिक होगा, पानी और तेल में, या पानी और बर्फ़ में किसका घनत्व अधिक होगा। तो बर्फ़ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इस चीज़ को समझते रहिए, और घनत्व का एक कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे। ध्यान से समझिए, द्रव की उत्प्लावकता उसके घनत्व पर निर्भर करते हैं। यानी बाबू अगर उत्प्लावकता अधिक होगा, उत्प्लावकता इधर घनत्व। ठीक है ना। ध्यान से इस चीज को समझ जाइए। जिसका घनत्व अधिक होगा, ठीक है ना, यानी जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा उस पर लगने वाला बल यानी उत्प्लावन बल कम होगा। उत्प्लावन बल क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि ध्यान से समझिए, किसी द्रव्य की उत्प्लावकता उसके घनत्व पर भी निर्भर करती है। सीधा सीधा मतलब है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व अधिक हो तो उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल
कम हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का अगर घनत्व कम हो तो उसकी उत्प्लावकता अधिक होगी, यानी नीचे से बल ज़्यादा लगाएगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल लीजिए, लोहा की कील, लोहा की कील और एक कागज का टुकड़ा में दोनों का घनत्व किसका अधिक है? एक कागज की टुकड़ा और लोहे का कील, दोनों में से किसका घनत्व अधिक है? तो लोहे का कील का घनत्व अधिक है। तो बाबू लोहे का कील का घनत्व अधिक है। अगर आप कागज के टुकड़े को पानी के सतह पर डालिए तो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि कागज का घनत्व कम, जैसे ही कागज का घनत्व घटेगा तो उत्प्लावकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, उत्प्लावकता बढ़ जाएगा। तो जैसे ही घनत्व घटेगा तो उसकी उत्प्लावकता क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उत्प्लावकता बढ़ेगा यानी नीचे से ज़्यादा बल लगाएगा और कागज ऊपर तैरते रहेगा। जबकि लोहे का कील का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण उस पर उसके द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना, जिसके कारण लोहे की कील पानी में आसानी से डूब जाती है। आइए हम इस चीज़ को बड़ा बखूबी से चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, आपको इसमें सवाल पूछेगा, नदी, झरना या तालाब के पानी में तैरने में हमको बड़ा मुश्किल होता है, जबकि समुद्र के पानी में तैरने में हमको आसानी होता है, क्यों? तो ध्यान से समझिए, समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, और नदी, तालाब, झरना के पानी का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें वस्तु आराम से क्या होगी? तैर सकती है, क्योंकि उसमें बल नीचे से अधिक लगाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि कील पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे के कील से बनी जहाज पानी में नहीं डूब पाता है। इसका कारण है कि पहला नंबर तो लोहे के कील का क्षेत्रफल बड़ा कम होता है, जबकि पानी से यानी लोहे से बनी हुई जहाज के क्षेत्रफल अधिक होते हैं। बाबू क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वह जब पानी के सतह पर पड़ती है उस क्षेत्रफल अधिक के कारण वह पानी अधिक विस्थापित कर पाता है, और अधिक विस्थापित पानी करने के कारण यानी अपने भार से भी ज़्यादा पानी विस्थापित कर देता है, और वह पानी के ऊपर क्या होते रहता है? तैरते रहता है। जबकि कील ऐसा नहीं करता है। जब कील को पानी में डुबाते हैं तो अपने भार के बराबर क्या वो कदमों भर पानी विस्थापित नहीं कर पाता और वह आसानी से नीचे की ओर डूब जाता है, ठीक है ना। गाय भैंस को देखें पानी में तैरते हुए, गाय भैंस का शेप जो होता है इस प्रकार से होता है, यू आकार से, ध्यान से समझिए। यानी गाय भैंस का जो पेट होता है वह यू आकार का, तो किसी भी जानवर का जो शेप होता है यू आकार का, इसलिए नाव को हम यू आकार या भी आकार का बनाते हैं। ज़्यादातर यू आकार का नाव होता है। तो नाव की आकृति यू आकार की क्यों होती है? या फिर कोई भी जानवर गाय या भैंस पानी में आराम से तैरते रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो आकृति होती है यू शेप की होती है, इस प्रकार की आकृति होती है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल इतना गो, या फिर ये नाव समझिए, नाव का क्षेत्रफल इतना गो, या फिर ये गाय या भैंस का पेट समझिए, इसका क्षेत्रफल इतना हो। क्षेत्रफल ज़्यादा होता है इसलिए वह पानी को क्या करता है? अधिक विस्थापित कर पाता है और वह आसानी से तैरते रहता है, ठीक है ना। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर इस वीडियो को आप समझ पा रहे हो तो एक लाइक, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।